राइट, सो इन द लास्ट क्लास वी सॉ कि डेट की वैल्यू कैसे निकालनी है ना, यूजिंग दैट एक्सपेंशन ऑफ रो इनटू कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट। कोफैक्टर्स देख लिए अपन ने, माइनस देख लिए, राइट। So now in this particular lecture today, we're going to talk about a few properties. Properties in the sense कि अभी डेट को वैल्यू निकालने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक ही है ना, कि हम उसको ओपन कर देते हैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को फ्रीज करके। पर बहुत बार ऐसा होगा ना कि यार डेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ऐसे सिंपल 1 2 3 टाइप्स नहीं होंगे। तो अगर मैं रो वाइज उसको ओपन करूंगा, सो देर इज अ चांस कि मेरा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाए, राइट। दूसरा, अभी सोच के देखो, अगर मैंने एक डेट लिखा है, राइट, सो थिंक लॉजिकली डेट क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर मैं डेट के अंदर कुछ वेरिएबल्स डाल दूं एक्स वाई जेड, तो ये डेट किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड, ठीक है। और अगर मुझे उस पॉलिनोमियल को लिखना है तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं ना, पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइज करके फैक्टर्स की फॉर्म में लेके आता है। बिकॉज फैक्टर्स की फॉर्म में लेके आते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द रूट्स और सम अदर थिंग इफ यू हैव टू प्ले अराउंड विद दैट पॉलिनोमियल। तो अगर मैं डायरेक्टली ओपन कराऊंगा तो एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब वो पॉलिनोमियल का डिग्री मुझे मालूम नहीं क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, 4 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा एंड सो ऑन। लीनियर और 2 डिग्री में तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं उसके फैक्टर्स भी निकाल सकता हूँ, और अगर इसको इक्वेशन बना के लिखोगे इक्वल टू 0 तो मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री बन जाएगा तो फिर मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगा वहां पे भी, अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो। सो डेट में ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली हम जो डेट है उस डेट से डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर उस डेट से डायरेक्टली हम फैक्टराइज कर लेते हैं उसको, ठीक है। अब देखो, अगर मैं किसी भी डेट की बात करूं, दो एग्जांपल लेता हूं। एक डेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 2 3 7, राइट, फॉर एग्जांपल। एंड देयर इज अनदर डेट व्हिच इज 0 0 1 2 3 4 5 6 2। ना अगर मैं दोनों डेट को देखता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2, दोनों में से कौन सा डेट सॉल्व करने में इजी रहेगा अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, राइट। सेकंड वाला। सेकंड सेकंड वाला वाला। बेटर रहेगा, राइट, बिकॉज सेकंड वाले में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमको दो जीरो दिख जा रहे हैं। तो मुझे मालूम है अगर मैं यहाँ पे रो 1 से ओपन कराऊंगा तो मेरी कहानी खत्म होगी। ये तो एलिमेंट जीरो है, तो जीरो इंटू का कोफैक्टर जीरो, जीरो इंटू इसका कोफैक्टर जीरो, तो इसी से काम चल जाएगा बस 1। तो मुझे मालूम है मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 का जो कोफैक्टर आ रहा होगा दैट इज -3। 3 5 6, राइट। तो 12 - 15 -3 मेरा आंसर भी आ गया। यहाँ पे मैं अगर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 भी आ गया, तीनों के कोफैक्टर्स आएंगे बिकॉज नंबर्स हैं, राइट। सो -2 4 6 2 7 +3 4 5 2 3 है। तो इसको सॉल्व करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब एक बेसिक सा फंडा मेरे को इस दो एग्जांपल से समझ में आ जाता है कि यार अगर किसी भी डेट में, राइट, उसके रो में या कॉलम में दो जीरोस आ जाएंगे तो मेरा काम बच जाएगा। एंड यही हमारी एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम किसी भी डेट की वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे एट द एंड, हमारा ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में दो जीरो आ जाए, राइट। सो वी गोना ऑलवेज ट्राई फॉर टू जीरोस इन एनी रो और कॉलम। ये बन गया तो काम हो गया, है ना। तो जब भी कोई बोलता है ना कि यार इस डेट की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये काम कर रहे होते हैं कि यार किसी भी मैनिपुलेशन, किसी भी जुगाड़, किसी भी प्रॉपर्टी के यूज करने से अगर मुझे ऐसा मिल जाए कि यार एक रो में और एक कॉलम में दो जीरोस आ जाए तो कहानी बहुत बढ़िया हो जाएगी। नहीं आएगा, राइट, तो फिर तो अपन उसको ओपन कराएंगे, लेकिन राइट कोशिश ये होगी कि दो जीरोस आ जाए। बस इसी पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो आपकी हेल्प करती हैं कि किस तरह से आप डेट में दो जीरोस लेके आ सकते हो। और वही पूरा का पूरा चैप्टर है अब आने वाला, राइट, कि आप कैसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो जीरो बनाओगे।
तो अभी दो जीरो बनाने के लिए बहुत सारी, एज आई सेड, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी टेक्निक्स है। तो पहले अपन वो सारी प्रॉपर्टीज और टेक्निक्स देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे कैसे अपन वहां पे जीरोस को क्रिएट करेंगे अलग अलग पॉसिबिलिटीज में, अलग अलग केसेस में। सो प्रॉपर्टीज, तो अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे तो अपन को और मालूम चलेगा कि यार डेट में इतनी ज्यादा यू नो सिमेट्री है ना? जो अपन लास्ट क्लास में ये बात कर रहे थे ना कि यार जिसने भी डेट बनाया होगा उसने कितना सोच समझ के एक ऐसा चीज बना के दिया है जिसमें इतना ज्यादा सिमेट्री है, और नो मैटर व्हाट एक्सप्रेशन यू टेक, राइट, इट विल ऑलवेज बी राइट। सो पहली प्रॉपर्टी, if any two elements, so if any two rows or columns are same, value of that is always zero, right? सिंपल सा प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है, अगर कभी आपके पास किसी भी डेट में दो रो और दो कॉलम सेम है, मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एक डेट है, राइट, सही है ना? और इसका थर्ड रो ये है। तो देखो इस डेट में रो 2 और रो 3 दोनों सेम है ना, सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो किसी भी डेट में कोई भी दो रो, एनी टू रोज, किसी भी दो रोज की बात कर लो या किसी भी दो कॉलम्स की बात कर लो, अगर कोई भी दो रो आपकी सेम हो गई या कोई दो कॉलम सेम हो गए तो हमें सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली उसका आंसर जीरो बोल सकते हो, राइट। कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो गए तो डेट की वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी। क्यों जीरो आएगी? सिंपल सा देखो, राइट, अगर मैं ओपन कराऊंगा ये एलिमेंट्स और इनके कोफैक्टर्स का, जब मैं सम करूंगा तो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तो वेरिएबल से मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ, सो प्रूफ में अपन नहीं जा रहे, बस सिंपल से याद रखो जब भी दो रो या दो कॉलम आपके सेम होंगे तो डेट की वैल्यू फाइनली जीरो ही आने वाली है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, if all the rows are interchanged to columns or vice versa, value of debt remains unchanged। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो ABCDEFGHI ना, इस डेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब इसका रो क्या है, रो 1 है ABC, रो 2 है DEF, रो 3 है GHI। अगर आप कोई ऐसा डेट बनाओ जिसके अंदर आप रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम्स में, तो अभी रो 1 क्या है मेरा, ABC है ना, तीन एलिमेंट्स है ABC। रो 1 को मैं कॉलम 1 बना देता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा ABC। रो 2 क्या है, DEF, उसको कॉलम 2 बना देता हूँ, और रो 3 क्या है, GH है, उसको मैं कॉलम 3 बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोज को कॉलम बना दिया। तो अगर आप किसी डेट को रोज को कॉलम बना दो तो जो आपके पास एक नया डेट दिखने में आएगा, राइट, उस डेट की वैल्यू और आपके ओरिजिनल डेट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है, आपकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अब देखो मैंने वैसा वर्सा क्यों लिखा है, बिकॉज अगर आप रो को कॉलम बना रहे हो तो आपको ये डेट मिला। चलो उल्टा करते हैं, मान लो इसके कॉलम्स को मैं रो बना दूं तो कॉलम 1 क्या है, ADG, मैं इसको रो 1 बनाऊंगा तो देखो ADG, BEH BEH, CFI इज कॉलम 3, CFI इज रो 3। तो आप रोज को कॉलम बनाओ या कॉलम को रोज बनाओ, सेम ही डेट मिलने वाला है, आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है, राइट। तो अगर रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज इन अ डेट, रिमेंबर ऑल द रोज एंड कॉलम शुड बी इंटरचेंज। तो जो वैल्यू ऑफ द डेट है वो आपकी चेंज नहीं होगी, यू विल हैव द सेम वैल्यू।
ये होगी अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, if any two rows or columns are interchanged, then value of that changes its sign। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ किसी भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करा रहे हो। पीछे में अपन ने क्या किया था, रोज को कॉलम बना दिया था। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई डेट है ABCDEF GH है ना, मैं ऑर्डर 3 ले रहा हूँ। आप सेम प्रॉपर्टीज ऑर्डर 2 में भी लगा सकते हो, ऑर्डर 4 में भी लगा सकते हो, ऑर्डर 6 में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगाओ। ABCDEF GH है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर देता हूँ। सो रो 1 और रो 2 को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, DEF रो 1 बन गया, ABC ये हो गया और GH ये हो गया ना। अगर किसी भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो आपस में, तो आपकी जो वैल्यू है वो अपना साइन चेंज करेगी। मतलब अगर इसका आंसर 4 था तो इसका आंसर -4 आएगा, तो इक्वल तो होंगे नहीं है। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। तो अगर किसी डेट में आप किसी भी दो रोज को या किसी भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करा रहे हो, तो आपको बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, तभी दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। आप चाहो तो यहाँ पे इस डेट को ऐसे भी लिख सकते हो, मैं किसी दो कॉलम को इंटरचेंज भी करा देता हूँ। एक काम करता हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करा देता हूँ। तो CFIBEHADG माइनस टाइम्स, आया समझ में? सर बोल नहीं लो। अभी आपने ABC और DEF को चेंज किया, बिल्कुल तो चेंज्ड वाले में ही हमने अगर ABC और GHI को चेंज किया तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे वापस से। बिल्कुल, हाँ। अगर तुम वापस से इन दोनों को चेंज करोगे तो एक और माइनस साइन आ जाएगा, तो वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा, ABCDEF GHI की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, DEF GHI ABC। बिल्कुल, वो अपनी अगली प्रॉपर्टी है जो इसी से कंक्लूड होती है कि अगर आप एक बार और चेंज कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो वहां से आती है अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑर्डर ऑफ द रोज और कॉलम is shifted, then value of debt remains unchanged। देखो, ABCDEFGHI, पहले अपन ने क्या किया, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कराया था या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज कराया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने ऑर्डर ऑफ द रोज को शिफ्ट कर दिया है, अभी देखो क्या है, ए के बाद में डी आता है, डी के बाद में जी आता है, मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, ठीक है। ऑर्डर शिफ्ट कर दिया मतलब, जिसे अपन ऑर्डर शिफ्ट करना किसे बोलते हैं, जैसे मान लो ABC राइट, ऐसे लिख लो। तो ABC अपना ऑर्डर है, BCA भी सेम ऑर्डर हुआ, CAB भी सेम ऑर्डर हुआ, है ना। तो अब देखो, ए के बाद में डी के बाद में जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ABC यहाँ लिख दिया, ए के बाद में डी के बाद में जी, तो वो ऊपर आ जाएगा। या फिर मैंने ए यहाँ लिख दिया, ए के बाद में डी और डी के बाद में जी, ठीक है। इन सब की वैल्यू सेम होगी। अब चाहो तो कॉलम में कर लो, ए के बाद में बी के बाद में सी है, तो मैंने यहाँ ए वाला कॉलम लिख दिया, उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम, फिर अगला वाला कॉलम यहाँ आ गया। ए वाला मैंने लास्ट में लिख दिया, ए के बाद में बी वाला आएगा और बी के बाद में सी वाला आएगा, है ना? ऐसे सोच,
सोच के देखो, अगर तुम रोज में देख रहे हो तो एक बेल्ट है ना, एक सर्कुलर बेल्ट है, उसके ऊपर ये चिपके हुए हैं ABCDEFGH है। तो अगर वो बेल्ट घूमेगी तो ये मिलेगा मुझे, तो इधर बाद ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, राइट। सो मेरी ऑर्डर ऑफ रोज क्या है, शिफ्ट हो रही है, राइट। तो हमारा वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। सेम आप इसको कॉलम वाइज भी घुमा सकते हो। अब ये जो प्रॉपर्टी आती है ये वहीं से आती है, 2 बार आप इंटरचेंज कर दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो आया समझ में? यस हाँ सर। प्रॉपर्टी नंबर 5th, which is also called as scalar multiplication. मतलब कहानी क्या है, मान लो कोई नंबर से आपने एक डेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? निकालेंगे कैसे? एक तरीका तो होगा डेट की वैल्यू निकालो, के से मल्टीप्लाई कर दो। बट अगर मेरे को डेट की फॉर्म में ही एक्सप्रेशन को रखना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, जब भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, तो जब इस स्केलर को आप डेट के अंदर लेके जाओगे, सो एनी वन रो और एनी वन कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड विद द के। So if this k goes inside, right, you can pick any row. Row can be of your choice, column can be of your choice, but any one row or any one column. For example, मैंने रो 1 पकड़ लिया, तो अंदर जब k जाएगा तो रो 1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस। आप चाहो तो रो 2 से करा लो, रो 3 से करा लो, राइट। मान लो मैंने रो 1 पिक किया था, अब तुम चाहो तो रो 3 पिक किया तुमने, KGKHK। अब तुम चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, राइट। देखने में लगता नहीं सेम आएंगी, बट दोनों वैल्यू सेम आती है हमेशा, ठीक है। रोज की जगह चाहो तो कॉलम में कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कॉलम को पकड़ के उस कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो। राइट। सो अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हो डेट को, सो ऑलवेज रिमेम्बर, वो जब नंबर अंदर जाएगा तो वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन इस प्रॉपर्टी पे एक अच्छा सा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। 2A 2B 2C 4A1 4B1 4C1 2A2 2B2 2C2, this is equal to lambda times ABC A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना, फाइन लैम्डा। सर 16। लैम्डा इज इक्वल टू 16, है ना, बिल्कुल सही बात है। देखो सबको समझ में आया ना? पहली वाली रो से अपन 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को तीनों में। उल्टा कर रहा हूँ अब मैं, यहाँ क्या था, आप मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर अगर कोई एलिमेंट सेम है, इसको मैं बाहर भी तो निकाल सकता हूँ, फिर वो बाहर आके बन जाएगा के। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से अपन एलिमेंट बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ रो वन से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा ABC। रो 2 से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ तो बाहर आ जाएगा 4, अंदर बचेगा A1 B1 C1। और रो 3 से 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा A2 B2 C2। सो बाहर क्या हो जाएगा अपने पास, 2 इंटू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16। देखो क्लियर हुआ ना ये भी? सर बट एक टाइम पे तो एक ही निकाल सकते हैं ना बाहर। हाँ, हाँ कैसे? सर। उन सबको बिल्कुल। मल्टीप्लाई कैसे कर दिया एक ही टाइम पे? एक ही टाइम पे नहीं, मैंने 3 स्टेप कर दिए ना एक ही करके। देख, सबसे पहले मैंने 2 बाहर निकाल लिया, तो ये बना होगा। यस सर। फिर मैं देखा यहाँ पे 4 इस रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 4 को भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो बाहर आएगा तो वो 2 इंटू 4 बन जाएगा ना। है ना, और फिर मैं तीसरे रो से बाहर निकाल लिया।
बन गया भाई। ऐसे देखना, डेट अपना एक एक्सप्रेशन है ना। सो अगर मैं तुझे ऐसा बोलूँ 2 × 3 × 4 × A+B+C, है ना? तो अपन क्या करते हैं, 4 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 2 × 3 × 4A+4B+4C, फिर तुम 3 अंदर लेके जाओगे तो 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं अपन। अब इसको मैं उल्टा देख रहा हूँ। आप इस ये ऐसे देखो, रो है, आप कुछ बाहर निकालोगे तो आपने पहले 4 बाहर निकाल लिया, फिर आपने 3 बाहर निकाल लिया, स्टेप बाय स्टेप। तो बाहर आके मल्टीप्लाई तो होंगे वो सारे एलिमेंट्स। यस सर। पक्का क्लियर हुआ ना? हाँ सर मतलब मल्टीप्लिकेशन को हम डिटरमिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब एक रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, फिर 2 से। हाँ, मतलब किसी को भी, मैंने क्या बोला, आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? तो आप किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सर इसी एग्जाम, मतलब तीनों तीनों ही कॉलम को किया तो चलता है ना? चलेगा चलेगा, जैसे मैं इसी में बता रहा हूँ, मैं तेरे को, मैं तेरा डाउट अभी क्लियर करता हूँ। ये बाहर निकाल लिया अपन ने, ये है ना। अब देख, अब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मैं 2 किसी भी रो, किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आई हैव ऑल दी लिबर्टी। तो मैं इसको 2 × 4, मान ले मैंने 2A B 2B 2C कर दिया, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब जब तू 4 लेके जाएगा ना, फिर से तेरे पास लिबर्टी है, तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो चाहे तो वापस से रो 1 को मल्टीप्लाई कर दे तो भी चलेगा, तो चाहे तो कॉलम को कर दे तो भी चलेगा। तो लेट्स से मैं कॉलम कर देता हूँ इस बार। तो 8A 4A1 4A2 2B 2C B1 C1 B2 C2, है ना। और फिर ये 2 लेके आऊंगा तो वापस से मैं रो 1 को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 16 है 4B 4C 4A1, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पहली बार में रो 2 को किया तो मैं दूसरी बार में भी रो 2 को ही करूंगा। दूसरी बार आप मल्टीप्लाई करो तो फिर से आपके पास चॉइस है ना। ये जो डेट आया है, ये डेट ले लो या फिर ये डेट ले लो, दोनों बात बराबर ही है, सेम डेट ही होंगे दोनों, राइट। तो जब आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने रो 2 पिक किया, हाँ, दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वंस अगेन यू हैव द सेम लिबर्टी, किसी भी रो, किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, बट एक रो ही होगी। आप 2 रो को मल्टीप्लाई नहीं करोगे उस एलिमेंट से। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो मैं लैम्डा से किसी एक रो को मल्टीप्लाई करूंगा या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, बस। क्लियर हुआ मैं? हाँ सर। है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Now the last and the interesting property. You can add any multiple of a row. तेरी 6th प्रॉपर्टी है। 6 है क्या? ठीक है। Will not change. Same with column. समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट पर ध्यान से देखो, बिकॉज यही प्रॉपर्टी अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे, यही वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू अपन वो 2 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी डेट में आप एक रो का कितना भी मल्टीपल दूसरी वाली रो में ऐड कर दो, राइट, उससे वैल्यू ऑफ डेट चेंज नहीं होता है। मतलब a row can be added n number of times to other row, मेरी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सेम मैं कॉलम के साथ में कर सकता हूँ, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में आप कितनी बार भी ऐड कर दो, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी बार भी ऐड, देखो ऐड एनी मल्टीपल लिखा है ना, मल्टीपल तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं 4 की जगह -4 ले लूंगा तो मल्टीपल तो रहेगा ही, इसका मतलब एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी काम में आ गया।
समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक डेट है A B C D E F G H I। ये रो 1 है, ये रो 2 है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं रो 1 में रो 2 ऐड कर रहा हूँ। सो आई एम एडिंग रो 1 प्लस रो 2। क्या कर रहे हैं अपन, रो 2 को रो 1 में ऐड कर रहे हैं। तो इसको अपन लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली, वी सर राइट दिस R1 एरो R1 प्लस R2। बोल बोल। सर ABCD की जगह नंबर्स लोगे क्या? ABC की जगह नंबर्स मतलब कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। नंबर्स भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अभी अपन ठीक। एग्जांपल्स लेंगे ना, हाँ ठीक है सर। है ना। नाउ सी, दिस इज हाउ वी राइट R1 एरो R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं R1 के एलिमेंट्स को चेंज करा रहा हूँ। और R1 के एलिमेंट्स चेंज कैसे होंगे, R1 में मैं R2 ऐड कर रहा हूँ, राइट। सो रो 1 सच दैट रो 1 प्लस रो 2। सो आप क्या करोगे, रो 2 के एलिमेंट्स को रो 1 में ऐड करोगे। सो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, A प्लस डी हो जाएगा, रो 1 में रो 2 ऐड कर दो। B प्लस ई हो जाएगा, C प्लस एफ हो जाएगा। यही हो गया, इधर DEF GHI। मैंने क्या कर दिया, रो 1 में रो 2 ऐड कर दिया। तो अब जो ये डेट बना मेरे पास नया, ये नया डेट भी मेरे पुराने वाले डेट के बराबर ही आने वाला है। ऐसा करने से मेरी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, राइट। अभी मैंने क्या किया, वन टाइम किया। ये तो बोल रहा है कितने बार भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम डेट में या यहाँ पे लगा लो, right? मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में R1 माइनस 3R3। कोई भी मल्टीपल बोला ना उसने तो, और कोई भी रो बोला तो मैं R1 में क्या कर रहा हूँ, -3 टाइम्स R3 कर रहा हूँ। सो लॉजिकली होगा क्या इस डेट के अंदर, फर्स्ट रो में से 3 टाइम्स R3 माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो A माइनस 3G, B माइनस 3H, C माइनस 3I, D E F G H I। कितने भी मल्टीपल्स कर सकते हो, बट आप रो में रो करोगे और कॉलम में कॉलम करोगे, ठीक है। कोई इस तरह के मैजिक्स नहीं करेगा। सर रो 1 में मैंने क्या किया, रो 1 प्लस कॉलम 1, नहीं, हाइब्रिड नहीं चलेगा। या तो तुम रो में रो करोगे या कॉलम में कॉलम करोगे। सो रो 1 इज रो 1 प्लस रो 2 किया मैंने यहाँ पे। आप चाहो तो रो 1 में कुछ भी कर सकते हो। तो ये अगर R1 होगा समझो, तो ये भी हमेशा R1 ही होगा। जो तुम खेलोगे वो यहाँ लिखोगे। जैसे अब एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, देखो समझो, है ना। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे 5 4 3 2 1 0 1 0 2, ठीक है। तो अब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूं, से C1 इज C1 माइनस C2, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से मेरा डेट का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। तो देखो अब कॉलम 1 में से कॉलम 2, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। सो 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 1 is 1, 1 minus 0 is 1. This is 4, this is 3, this is 1, this is 0, this is 0, this is 2. देखो मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई। अब ऑब्जर्व करो, पहले नंबर कैसे थे, 5 4 3 2 1 0 1 0 2। अब देखो नंबर थोड़ा रिड्यूस हो गया ना, थोड़ा अच्छा दिख रहा है डेट वैल्यू वाइज में, कि हाँ यार अब थोड़ी वैल्यू इजी हो गई है। समझ में, इस तरह से हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे और सॉल्व करता हूँ ताकि अपन को और भी चीजें मालूम चले। आपने कॉलम का सब्ट्रैक्शन किया है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद में इस डेट में मैं कोई और प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, आप अभी भी और भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डेट के बाद में अब मैं कर रहा हूँ R1 माइनस R2। तो पहले मैंने देखो कॉलम में लगाई थी, अब मैं रो में लगा रहा हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलम में लगाओ, रो में लगाओ, फिर कॉलम में लगा लो, फिर 3 बार रो में लगा लो, इट्स फाइन, वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन एक ऑपरेशन में अगर रो में कर रहे हो तो रो रहेगा, यहाँ कॉलम नहीं आ सकता फिर।
तो R1 में क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R2। अब देखो तुम्हें समझ में आएगा मैं R1 माइनस R2 कर भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये भी 1 है ये भी 1 है, तो R1 माइनस R2 करूंगा तो एक 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो इजी रहेगा कैलकुलेशन। तो ये हो गया 0, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ 3, 3, बाकी सब सेम रहेगा। है ना। अभी मुझे फिर दिख रहा है यार यहाँ पे भी 1 1 ही है, तो R2 भी कर देता हूँ। R2 में क्या करूंगा, R2 में से माइनस कर दूंगा R3, राइट। सो R2 में से अगर आप R3 माइनस कर दोगे तो आपके पास डेट क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो ऊपर वाला तो मेरे पास 0 3 3 ही रहा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 0 2, है ना। अब देखो मैंने अभी तक इस डेट को ओपन नहीं कराया, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाई है। प्रॉपर्टीज लगाने से देखो मुझे क्या मिल गया, पहले वाले कॉलम में 2 0 आ गए। और ये तो अपना ऑब्जेक्टिव था, राइट, कि अगर किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम में 2 0 आ जाएंगे तो मेरे को आंसर निकालने में दिक्कत ही नहीं होगी, मैं डायरेक्टली इसको निकाल लूंगा। 0 वाला इस कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये इंटू इसका कोफैक्टर, ये इंटू इसका कोफैक्टर, 1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो 1 वाला ही बचेगा बस, विच इज ये रो गया, ये कॉलम गया, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस 6 माइनस 3 इज -9, -9। है ना। ये मेरा आंसर आ गया। देखो आया समझ में कैसे अपन इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अब देखो सर आपने कौन सा वाला रो और कॉलम यूज किया डेट कैलकुलेट करने के लिए? कॉलम 1, तो ये कॉलम 1 में 2 0 है ना, तो कॉलम 1 से ओपन करना मुझे इजी रहेगा, ओके। है ना। तो 2 तो 0 है, तो बस तीसरे वाले एलिमेंट का ही कोफैक्टर मेरा आंसर हो जाएगा। देखो आया सबको समझ में, है ना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो मैंने एक एल्गोरिथम फॉलो किया है। क्या, अगर मुझे लास्ट में 0 चाहिए, राइट, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मेरे को 2 0 चाहिए, वही अपना ऑब्जेक्टिव था ना स्टार्टिंग में। खैर किसी भी डेट की वैल्यू को मुझे निकालना है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो मुझे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरोस बनाना ना। 2 0 बनाने के लिए हमेशा याद रखो 2 0 डायरेक्टली तो आएंगे नहीं, मुझे ही मैनिपुलेट करना है। 0 बनाने के लिए 0 कैसे बनता है, जब 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 आता है, 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0 आता है, राइट। इसका मतलब कि मेरे को 2 0 लेके आना है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव अब 2 0 लाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एलिमेंट सेम लाना, राइट। सो दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज। तो डेट को जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू गेट इक्वल एलिमेंट्स, राइट, इन एनी रो और कॉलम। बस ये ध्यान रखो, ये बात तुम्हें ध्यान रहेगी, राइट, तो तुम डेट के ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। कि भैया हम क्या कर रहे हैं, वो हमें बोल रहा है वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड वैल्यू निकालनी, बट मैं वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाए, सेम एलिमेंट, या फिर जैसा 1 1 1 आ गया। अब जैसे 1 1 1 आ गया, मेरे को मालूम मेरी कहानी बहुत सॉर्ट आउट हो गई है। 1 1 1 अगर आ गया, सेम एलिमेंट्स आ गए, तो मैं हमेशा यही करूंगा, R1 में से R2 माइनस करूंगा, R2 में से R3 माइनस करूंगा, तो मुझे 2 जीरोस मिल जाएंगे, 2 जीरो मिल जाएंगे तो मैं ओपन कर दूंगा। सो वंस यू गेट दिस, then after your solving no will follow the same template. So अभी हम, राइट, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमेशा कि कोई भी सेम एलिमेंट आ जाए, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आ जाए, मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना, उसके बाद तो मैं सब्ट्रैक्शन करके 2 जीरोस बना दूंगा। सो अभी आगे अपन जितने भी जुगाड़ करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, राइट, हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल सी कहानी क्या है कि भैया कैसे ना कैसे करके, राइट, बाय हुक और बाय क्रुक हमें चाहिए तीनों एलिमेंट सेम, राइट। अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास। एक तो होगा जहां पे एग्जामिनर हमसे बड़ा ही प्रेम करता होगा, तो वो डायरेक्टली हमें 1 1 1 डाल के ही दे देगा, राइट। ऐसे एग्जामिनर बहुत कम होते हैं, है ना। सो 1 1 1 ही मिल गया या 2 2 2 लिखा हुआ मिल गया तो कहानी खत्म मेरी, मेरे को मालूम है कुछ नहीं करना, मेरे को तो यार मैं तो सब्ट्रैक्शन करूंगा, 2 जीरो लाऊंगा और कहानी खत्म, जैसे अपने स्कूल स्कूल में एग्जाम्स में आएगा, राइट।
दूसरा होता है राइट एग्जामिनर जो तुम्हें डायरेक्टली नहीं देगा, जो तुम्हें 1-1-1 बना के नहीं देगा, हमें ही उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और हमें देखना है कि यार कैसे वहां पे मैं सेम एलिमेंट बना दूं यूजिंग ऑल दीज 6 or 7 प्रॉपर्टीज व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू राइट। सो ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व द डेट कि यार कैसे मैं वहां पे सेम एलिमेंट लेके आ सकता हूँ, बिकॉज अगर सेम एलिमेंट आ जाएगा तो मेरा डेट सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर ओपन करा के तो मैं आंसर निकाल ही सकता हूँ बट वो कॉस्टली और लेंथी अफेयर हो जाता है ना। और जहां तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात है, अगर अपन डायरेक्टली एक्सपेंड कराएंगे राइट तो थोड़ा सा बैंड बच जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि अभी कैसा है ना, अभी से लेके अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 99% ऑफ द क्वेश्चंस में हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे और प्रॉपर्टीज लगा के ही आंसर निकालेंगे। बट एक चीज और मैं वही बता रहा हूँ कि एक चीज ध्यान रखो, जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉपर्टी से ही आंसर निकलता है, कभी कभी डायरेक्टली एक्सपेंड भी करना पड़ता है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि हम डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली एक्सपेंड कैसे करेंगे, ध्यान रखना, पहले अपनी प्रॉपर्टीज लगाओ, अगर डिटर्मिनेंट में तुम्हारी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं हो रहा है राइट तो फिर उसको डायरेक्टली ओपन कर दो, because there have been almost 2 to 3 times such problems have been asked in JEE where अगर तुम प्रॉपर्टीज लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा उस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर डायरेक्टली बेसिक फंडा अपना डेट की वैल्यू निकाल दो, रो और उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपका आंसर फटाफट आ जाता है ना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज होता कैसा है ना कि ओवर द टाइम हम लोग डेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मालूम है डेट का क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टी लगानी है बस, राइट प्रॉपर्टी लगानी है, सेम एलिमेंट बनाना है, सेम एलिमेंट आए तो 2 जीरो बनाना है, ओपन कराना है, सॉल्व हो जाएगा मेरा आंसर राइट। तो सेम थिंग एग्जामिनर आल्सो नोस राइट, सो ही वांट टू चेक योर यू नो योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो कभी कभी जेई एडवांस में भी आई थिंक 2 बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं जहां पे सिंपल सा क्वेश्चन बनाया उन्होंने, लेकिन वो डेट ऐसा दिया कि आप ओपन करोगे तो ही वो सिंपलीफाई होगा, प्रॉपर्टीज लगाओगे तो नहीं होगा। एंड मोस्ट ऑफ द किड्स उस क्वेश्चन के अंदर बस प्रॉपर्टीज ही लगाते रह गए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रॉपर्टी से आंसर नहीं आ रहा है सो योर लास्ट रिजॉर्ट इज ओपन द डेट, कैसा भी क्यों ना दिख रहा हो एक बार ओपन जरूर कराना उस डेट को। लाइक मेरी बात ध्यान रखना, ओपन जरूर कराना अगर तुमसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो, बट हमेशा ओपन मत कराना वरना फंस जाओगे। ओनली when you are not being able to find out the answer। अब देखो, जैसे अपन पहला वाला एग्जांपल देखते हैं, मुझे इस डेट की वैल्यू निकालनी है 111 ABC A स्क्वायर, बहुत ही कॉमन सा डेट है राइट। देखो वही प्यारा वाला एग्जामिनर है राइट, जिसको हमारे ऊपर प्यार आ रहा है, 111 दे दिया उसने चुपचाप से, ठीक है। इस वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम एलिमेंट तो हमें पहले से मिल गया, तो हमें तो सिर्फ जीरो बनाना है। अब यहाँ पे एक रो में है तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तो जीरो बनेगा ना, मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू राइट द ऑपरेशन, ये टेम्पलेट कभी चेंज नहीं हो सकता है। मतलब कभी ऐसा मत करना C1 एरो C2 माइनस समथिंग, नहीं, ये C1 ही रहेगा। जो तुम्हें करना है कहानी यहाँ करो, यहाँ कुछ चेंज करोगे तो डेट की वैल्यू सेम नहीं रहती है ना, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, नंबर यहाँ आता है। तो C1 माइनस C2 कर रहा हूँ, 0 A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर। अब मैं कर रहा हूँ C2 इज C2 माइनस C3, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। जरूरी नहीं आप 2 जीरो लगातार बनाओ, आप चाहो तो C3 माइनस C2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो मैं C2 माइनस C3 कर रहा हूँ तो मेरा जीरो यहाँ आएगा। है ना। अब देखो बिफोर आई एक्सपेंड, गौर से देखो कॉलम 1 में 0 A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सर तो कॉमन ले कॉलम A माइनस B कॉमन निकाल सकते हैं ना, और कॉलम 2 से क्या कॉमन निकल जाएगा, B माइनस C निकाल सकते हैं ना, B माइनस C, जीरो से तो कुछ भी कॉमन निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से B माइनस C आ जाएगा और यहाँ से भी B माइनस C आ जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या अंदर,
0 1 a plus b, 0 1 b plus c, 1 c square। इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, a माइनस b माइनस c। अब देखो अभी डेट की वजह और सिंप्लीफाई हो गई ना। अब ओपन कर दो, 0 रो 1 से कर रहा हूँ, 0 0 तो 0 है, 1 वाला का ही कोफैक्टर आएगा, मतलब b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस b, b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस b। क्या बन गया मेरे पास, a माइनस b माइनस सी, b से b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस सी। ये आ गया देखो अपने पास, ये जो डेट है ये सिंप्लीफाइड होके क्या बनेगा, a माइनस b माइनस सी, c माइनस a। देखो आया ना समझ में। तो यहाँ पे मुझे सेम एलिमेंट्स गिवन थे, तो मुझे सेम एलिमेंट्स गिवन थे तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक काम करो, इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करो एक बार। सर बोल रही रो। सर वो लास्ट क्वेश्चन में आपने ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन लिया ना बाहर? कॉमन कैसे निकाला? नहीं मतलब वो लिया तो वो तो अलग अलग दो टर्म्स है ना, तो वो वन वन कैसे हो गया अंदर सेकेंड रो में? नहीं, मैंने रो नहीं, मैंने कॉलम से कॉमन निकाला है, दिस कॉलम। अच्छा। ये 0 है, ये a माइनस बी, और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा ना। हाँ। तो इस कॉलम से a माइनस बी निकाला, और इस कॉलम से मैंने b माइनस सी निकाला है, ओके सर। क्योंकि वो कॉमन दिख रहा है इसमें निकाल दिया। अगर तुम नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, a माइनस बी इंटू दिस, b माइनस सी इंटू दिस, है ना। फिर भी कॉमन निकालना ही पड़ेगा, दिख रहा था तो मैंने कॉमन निकाल लिया इसलिए। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो इस वाले को ट्राई करो एक बार। सर b माइनस a इंटू सी माइनस a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नहीं, सिमेट्री आनी चाहिए आंसर में, फिर आंसर में सिमेट्री क्यों नहीं आ रही है? सिमेट्री तो आएगी ना यार, सिमेट्री कैसे निकल जाएगी? देखो सबसे पहले 1 1 1 दिख गया अपन को, है ना। तो यहाँ पे तुम 0 बनाओगे सबसे पहले, तो अपन क्या करेंगे, R1 इज, अब देखो एक और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका दिखाता हूँ। अभी अपन पीछे क्या कर रहे थे, एक एक करके कर रहे थे, राइट। बार बार क्यों करना, एक ही बार में कर देते हैं। R1 में से R2 माइनस कर दो, और R2 में से R3 माइनस कर दो। सर मैंने नीचे के दो एलिमेंट को 0 बनाया, ऊपर वाली फर्स्ट रो को वैसे नहीं किया। ऋषित आई थिंक गलत है तेरा आंसर, है ना। तो दोनों ऑपरेशन में एक ही साथ कर देता हूँ। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। पहले R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, राइट, और फिर R2 माइनस R3 कर दूंगा। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जब आप मल्टीपल स्टेप्स एक साथ करते हो तो इस स्टेप का मतलब क्या है
है ना, लॉजिकली सोच के देखो, मैं R1 को चेंज करा रहा हूँ, सो R1 को अगर चेंज करा रहे हो तो इस वाले स्टेप में फिर R1 यूज मत करना, बिकॉज R1 चेंज हो गया है ना। तो अगर तुम दो स्टेप एक साथ करते हो तो बस एक चीज ध्यान रखो, जो तुमने ऊपर चेंज कराया ना वो वाला यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। सर अगर यूज करना है तो फिर तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा। बोलना बेटा। सर अगर हमने फर्स्ट रो की जगह सेकंड और थर्ड रो को जीरो बनाया, क्योंकि हम फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं ना मोस्टली, लाइक फर्स्ट वन को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को मल्टीप्लाई, अगर हम फर्स्ट रो को ही हमने ऐसे वेरिएबल बनाया लाइक ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो लेंदी नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाह रहा है तू? तो मैंने क्या किया, R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 इज R3 माइनस R1। चल देखो चमत्कार दिखाऊं। हम्म। राइट, तूने सोचा सही है, राइट, नहीं कोई फायदा नहीं है, दोनों में सेम ही मेहनत होती है। क्योंकि जब तू इधर करेगा, राइट, तो तेरे पास b माइनस ए आएगा, इधर तेरे पास c माइनस ए आएगा, इधर तेरे पास b क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा, इधर c क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा। हाँ सर। दूसरी चीज, ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा आर रो 1 से ही एक्सपेंड करते हैं, आप रो 2 से भी कर सकते हो, आप कॉलम 1 से भी कर सकते हो, कॉलम 2 से भी कर सकते हो। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए बस, है ना। तो हाँ हमेशा रो 1 से एक्सपेंड करते हैं ऐसा नहीं होता है। अपन करते हैं बिकॉज अपनी आदत है, जो पहला देखा उससे एक्सपेंड कर दो। हाँ सर, इसलिए। तो अभी मैं कर रहा हूँ रो 1 माइनस रो 2, है ना, बनेगा वही। भाई तुम्हें ना डेट बहुत ही सिमेट्रिक चीज है, जिसने भी बनाई है रही वो बहुत ही माशाल्लाह इंसान रहा होगा, ऐसी जबरदस्त चीज बनाई है। देखो, तो 1 माइनस 1 जीरो, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया, वो तो देखो यहाँ बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इससे ओपन मत कराओ ना, मैं तो इससे ओपन कराऊंगा कॉलम 1 से। क्यों? बिकॉज दो जीरो जहां मिलेंगे ना मेरे, तो वो मेरी चहेती रो या कॉलम है। ठीक है, तो मैं कॉलम 1 से ओपन करा रहा हूँ, बट बिफोर आई ओपन, रो 1 में देखो कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या पहले? ए माइनस बी। ए माइनस बी। a माइनस बी, और रो 2 में b माइनस ए सी। माइनस। तो ये जो कॉमन निकल रहा है वो पहले ही निकाल दो, बिकॉज कुछ कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला एक्सप्रेशन का पावर थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो अपन थोड़े और कंफर्टेबल हो जाएंगे सॉल्व करने में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी निकाल लिया, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा, हाँ सर, मैंने इधर गलती कर दी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1c क्यूब, है ना। दिखाया ना समझ में। अब कॉलम 1 से ओपन कराओ मजे से, कोई टेंशन नहीं है अपन को। या तो कॉलम 1 से ओपन करा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो R1 में से R2 माइनस कर सकते हो, बिकॉज और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही रहेगा, लेकिन 1 माइनस जीरो एक और जीरो मेरे को मिल जाएगा, ये भी टर्म्स सिंप्लीफाई हो जाएंगी। करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो, दो जीरो आ गए ना, अपना काम खत्म भैया, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ओपन करा दो कॉलम 1 से। तो आइदर ऑफ दी आ गया b माइनस सी। हाँ, अब इससे ओपन कराऊंगा तो जीरो इंटू इसका कोफैक्टर जीरो, जीरो इंटू इसका कोफैक्टर जीरो, 1 इंटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो मुझे क्या मिला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अपने पास हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, कुछ कैंसिल हुआ क्या, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो भाई भाई को पेयर करा दो, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और बाकी दोनों भाई क्या है, बी सी माइनस ए बी, बी कॉमन निकाल लो, तो सी माइनस ए, पूरे में से सी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी, रीअरेंज करके ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ ना। और ये हो गया मेरा आंसर इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का। दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखो क्लियर हुआ क्या? सब लोग देख लो। ऋषित तेरे को भी समझ में आ रहा है ना? यस सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखिए अपन।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस डेट की वैल्यू निकालनी है। कैसे भी कर लो इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो रो में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा रो में करता हूँ 0 R1 माइनस R2 और R2 इज R2 माइनस R3। रो करोगे तो ये हो गया 0 1 माइनस 6 हो जाएगा -6, ये हो गया 0। अच्छा, एक स्टेप में 2 0 मिल गए मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने तो जितने 0 आएंगे उतना बढ़िया है। इसको भी कर दो, ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया -y 1 1 1 प्लस y। राइट, बिल्कुल सही है ऋषित। आगे अब तुम्हारी इच्छा है, देखो तुम्हें तो रो 1 में भी 2 0 दिख रहे हैं, कॉलम 1 में भी 2 0 दिख रहे हैं, जिससे ओपन करना है कर लो। मैं कॉलम 1 से ओपन कर रहा हूँ। सो 0 0 1 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया, सो एक्स वाई। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, आंसर भी आ गया अपना। फटाफट निकालते जाओ, देखो आंसर्स। इसका भी निकाल दो। सर 0 है क्या आंसर? आई थिंक शायद 0 ही है इसका आंसर। देख लेते हैं, आ जाओ, ओपन कर देते हैं इसको। सॉरी, ओपन क्या, 1 1 1 दिख रहा है यहाँ, तो मेरे को टेंशन ही नहीं है। नहीं तो अगर 1 दिया हुआ है तब तो कहानी में एक ही टेम्पलेट है, बस 0 बनाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो 0 0 0 1 a माइनस बी, b माइनस सी, सी ये हो जाएगा b माइनस ए, c माइनस बी, a प्लस बी, है ना। इसमें से a माइनस बी कॉमन निकाल लो रो 1 में से, और रो 2 में से b माइनस सी कॉमन निकाल लो। तो 0 1 ये बन जाएगा -1, 0 1 ये बन जाएगा -1, 1 सी a प्लस बी। यहाँ तो देखो अपनी वो वाली प्रॉपर्टी लग गई, रो 1 और रो 2 देखो दोनों सेम है, आइडेंटिकल हो गई। सो इफ टू रोज आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ दैट इज 0। याद है ना, पहली या दूसरी प्रॉपर्टी थी, किसी भी डेट में अगर 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो उस डेट की वैल्यू अपन कितनी बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। तो हमें सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं आगे। अब देखो, जैसे मैंने बोला, हमेशा थोड़ी ना तुम्हें 1 दे देगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर 1 नहीं देगा, राइट, तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। राइट, हमें 1 मतलब हमें सेम एलिमेंट लेके आना पड़ेगा। अब सेम एलिमेंट लाने के लिए हमें डेट के जो टर्म्स होंगी, जो एक्सप्रेशंस होंगे, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या दे रखा है वहां पे। देखो फटाफट से इसका आंसर कितना आ जाएगा। सर 0 आएगा। सर 0 है, दो मतलब 2 रो सेम आ रही है। दोनों सेम आ रही है। हाँ सर। हाँ सर, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1 सर। बिल्कुल लाइक एक 1 1 एक 1 1 1 ट्रिपल 1 और ट्रिपल 2 ऐसे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आंसर 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इनका डिफरेंस देखो, हमें को सेम दिख रहा है, 11 12 12 13 13 14। तो मैं R1 माइनस R2 करूंगा तो सेम दिख रहा है, तो डिफरेंस निकालूंगा तो सेम एलिमेंट भी आ जाएगा ना। तो अपना ऑब्जेक्टिव तो वही था। लेकिन जैसे मैं R2 R3 में भी देखता हूँ, तो यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है। तो अगर R2 वाली प्रॉपर्टी भी लगा दोगे ना, तो ये तो -1 -1 -1 आ गया।
कहानी होगी 0, 2 रो सेम है मेरे पास, सॉरी चलो। अब अगर ऐसा नहीं आया और ऐसा क्वेश्चन आया, ये देखो, अब इसको ट्राई करो, सिंपल सी। देखो मैनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि अपन को दिखता नहीं है कि यार सेम एलिमेंट कैसे बनाऊं, राइट। से पिछला वाला एग्जांपल देखा अपन ने, है ना, क्वेश्चन ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था सब्ट्रैक्शन करो, देखो मैं -1 दे दूंगा। अभी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे आप सेम एलिमेंट एक बार में नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है नहीं बन रहा ना वन, कोई बात नहीं, छोटा तो बन रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है या कुछ कॉमन निकल सकता है, करते जाओ, एक ना एक दिन तो वन बना के देगा ही ना, या मेरे को चमकेगा क्या हो रहा है। अभी देखो नंबर कैसे बड़े बड़े हैं, है ना, तो मैं सिंपल सा फंडा क्या लगाऊंगा, यार माइनस कर दो, नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा मुझे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, कॉलम 1 को कॉलम 2 में से माइनस करा दो, है ना, 18 है, इधर 40 है, 40 है, 89 है, 89 है, 198 है, तो एक काम करते दुगना भी माइनस करा सकता हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, C2 इज C2 और इसका दुगना यहाँ पे है ना, तो पहले C2 मत कराओ वरना C2 चेंज हो जाएगा, पहले C3 को करा लो। C3 को मैं करा रहा हूँ C3 माइनस C2 ट्वाइस C2, कर सकता हूँ ना ऐसे। अब देखो ये करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नहीं, बस ये नंबर छोटे हो जाएंगे, है ना, छोटे हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो 89 माइनस 80 9 बचेगा, 89 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 178, है ना, तो 20 हो गया, 198, 44 हो गया, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं कुछ गलती ना कर दूं, ठीक है। और अब मैं लगा रहा हूँ C2 में क्या करूंगा, C2 माइनस 2C1, तो इसमें से 36 माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 90 टू 80, 90 180, 170 है, ये 20 हो जाएगा, है ना, ये 18 40 18, यहाँ तक ठीक है। देखो नंबर्स बड़े बड़े थे, अब नंबर छोटे हो गए, ठीक है। तो अगर कभी नहीं भी बन रहा है तो भी इट्स ओके, राइट, ऐसे नहीं कि पहले स्टेप में अपन हर बार बना देंगे, बट अगर तुम उसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा कॉमन वॉमन कट वट करा सकते हो, कराओ, राइट, धीरे करके निकलेगा आंसर। अब देखो, अब मुझे दिख रहा है C3 यहाँ पे दे रखा है, ये नंबर से बड़े हैं, इसको इसमें से माइनस कराऊंगा तो नंबर छोटा हो जाएगा, और ट्वाइस माइनस करा दो, बन गई देखो कहानी अपनी। C1 को क्या करूंगा, C1 माइनस 2C3, 18 माइनस ट्वाइस ऑफ 18 0, 40 माइनस ट्वाइस ऑफ 20 0, 89 माइनस 88 1, आया कि नहीं आया देखो, है ना, कोई डेट की प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं लगाया मैंने, सॉरी कोई डायगोनल वाली प्रॉपर्टी नहीं जो तुम बोल रहे थे। सो इसको शो कराने के पीछे मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव ये है कि यार जरूरी नहीं है हमेशा अपन को एक बार में चमक जाएगा, अपन तो ना जेम्स बॉन्ड है, राइट, मतलब नॉर्मल बच्चे लोग हैं, राइट? नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, छोटा करो यार, धीरे करके अपने आंसर निकल जाएगा, बन गया मेरा 0 0 0। अब तो कहानी खत्म, अब तो ओपन करा दूंगा मैं इसको कॉलम 1 से, सो कॉलम 1 से मैं ओपन कराऊंगा तो क्या होगा, 1 into this into this minus this into this, so 80 minus 81, so -1 आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन में और इस अप्रोच में जो लॉजिक मैंने समझाया, बिकॉज अभी मैंने नंबर्स लिया, राइट, यही सेम लॉजिक मेरा आगे बहुत जगह काम आ जाएगा, जहां पे टर्म्स ऐसे देखने में लगेगा नहीं कि क्या करूँ यार, कैसे लाऊं, 1 1 1 तो आ ही नहीं रहा यार, सेम एलिमेंट आ ही नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो, कम तो करो, डिग्री कम कर दो, दिखेगा अपने आप। Am I clear with this approach? यस Yes. सर। है ना, तो सोफर अपन ने क्या क्या देख लिया है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है 0 0 1 लाना, मतलब हमें सारे एलिमेंट सेम चाहिए, या तो सारे एलिमेंट सेम आएंगे, सेम नहीं आएंगे तो फिर हमें मैनिपुलेट करके लाना पड़ेगा। इन सम ऑफ द केसेस
मैनिपुलेशन एक बार में नहीं स्ट्राइक करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, अपने आप करके कितना दिन वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना, कॉम्प्लिकेट मत करना बस, राइट? क्योंकि हम बहुत बार कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं, जबरदस्ती ऐड कर दिया, या फिर आदत इतनी पड़ जाती है ना हमेशा सब्ट्रैक्शन करने की कि सर हमेशा तो अपन R1 माइनस R2 करते हैं, R2 माइनस R3 करते हैं, एडिशन समझ में नहीं आता है, हम वहां पे भी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो टर्म्स कैंसिल होने की बजाय टर्म्स ऐड हो गई आपस में। सो डू नॉट कॉम्प्लिकेट, सिंप्लीफाई, है ना? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं फिर। करना क्या है हमें? हमें चाहिए 1। तो कैसे लेके आते हैं, उसके अलग अलग जुगाड़ होते रहते हैं। अब देखो ये भी एक एग्जांपल है, इसको भी करके देखो। ट्राई दिस वन। इस डेट का वैल्यू निकालना है। सर रो 3 को मैंने रो 1 से ऐड कर दिया। रो 3 को रो 1 से ऐड कर दिया, ठीक है, राइट? देखो मतलब मेरे को कैसे चमका था ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले, यार ये सब नॉर्मल दिख रहे हैं, 1/1/b 1/c रेशियो में क्यों है, राइट? फ्रैक्शन में थोड़ा दिक्कत होता है, तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस। तो मैंने क्या किया, 1/a में से a गायब कराना है तो a से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे रो को a से मल्टीप्लाई कर दो। अब अच्छा हो गया ना? इसको b से मल्टीप्लाई कर दो और इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही मैंने ये किया, राइट, सिंप्लीफिकेशन, वैसे मेरे को मेरा 111 दिख गया, राइट ना? अब 111 दिख गया, और अगर तुम बहुत जल्दीबाजी 1 दिख गया, अच्छा ठीक है, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 करते हैं, उससे भी तुम्हारा आंसर आएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से कॉलम 1 को भी देख लोगे, सच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख जाएगी। यहाँ पे भी तीनों सेम है, सर सेम, इसकी बाहर निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? सर दो रो सेम आ जाएगा। दो रो सेम आ जाएगा ना, मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं। नहीं दिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आंसर तुम फाइनली 0 ही निकालोगे, बस ये कि यहाँ पे एक ही स्टेप में आ गया। अगर मैं R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करके निकालता तो शायद 2 स्टेप में मेरा ये आंसर आता। देखो आया सबको समझ में? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर कितना हो जाएगा? हमें इस डेट की भी वैल्यू निकालनी है। याद है जब मैंने लॉग पढ़ाया होगा, मैंने एक बात बोली होगी कि जब कभी भी लॉग के बेस अलग अलग दिखे क्वेश्चन में, राइट, तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो करेंगे लॉग का बेस चेंज, है ना? आंख बंद करके कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, हम लॉग का हमेशा बेस चेंज कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉग का बेस चेंज करा दूंगा। ये ऊपर बेस x में दिख रहा है, इधर बेस y में दिख रहा है, इधर बेस z में दिख रहा है, तो सबको मैं बेस 10 में लेके चला जाता हूँ। तो अगर सबको बेस 10 में लेके चले जाओगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1 log y अपॉन log x, ये हो जाएगा log z अपॉन log x, है ना? ये हो जाएगा log x। सो ये बेसिक जो फंडे होते हैं ना, बेसिक अप्रोचेस टेक्निक्स जो भी आप नाम दो, याद रखा करो। लॉग का बेस अलग अलग दिख रहा है, करना ही नहीं है कुछ, सबसे पहले बेस चेंज कराएंगे अपन। ऐसे वैसे क्वेश्चन के आंसर तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड द अप्रोच, मैं करता क्यों हूं, है ना?
अब मेरे को फ्रैक्शन दिख रहा है ना, मुझे बाद में फ्रैक्शन से कंफर्टेबल नहीं हूँ यार, इतनी मैथ्स आती नहीं है ना, तो थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं उसको, फ्रैक्शन से अपन नॉर्मल में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भी log x है, यहाँ पे भी log x है, यहाँ कुछ नहीं है, पूरे को log x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर log x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर एक log x से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा log x log y log z, नीचे वाले को log y से मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर डिवाइड भी करा देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा log x log y log z। आगे कुछ करने का जरूरत है क्या मुझे, क्या आंसर दिख गया तुम लोगों को, है ना। इसको तो चेंज करने का जरूरत भी नहीं है, दो रो सेम आ गए मेरे, 0। नहीं तो माय आंसर इज 0। नहीं तो सिंपल सी बात याद रखो, बनाने सेम एलिमेंट्स हैं, राइट, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसी डायरेक्शन में अपना दिमाग दौड़ना चाहिए, बिकॉज अगर आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में दौड़ेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के आप आंसर निकाल दोगे, चाहे वो डेट का क्वेश्चन अच्छा हो, चाहे वो डेट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, राइट, हमेशा बन जाएगा। दूसरा, अगर 1 1 1 नहीं बना पा रहे हो, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सिंपलीफाई करने की कोशिश करो, सिंपलीफाई करोगे तो धीरे करके दैट व्हील दैट द क्वेश्चन इज वेयरिंग इट विल बी रिमूव्ड and you will be able to see what is happening over there, right। यहाँ तक देखो, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो, अदरवाइज वी आर डन विद दिस सेशन ऑन डिटरमिनेंट्स। इसके नोट्स के साथ में फिर मैं इसके साथ में असाइनमेंट्स भी डाल दूंगा, राइट, लॉग मतलब लॉग क्या डेट के क्वेश्चंस का, वो तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से। डाउट आएगा तो एज ऑलवेज मेरे को पोस्ट कर दो, डाउट्स वगैरह आपने जो भी हैं अपन डिस्कस कर लेंगे वहीं पे, ठीक है। चलो, राइट, सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ पूछना है तो